अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी। डायरेक्ट आऊँगी एहतशाम साहब आप पर। अभी कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गुज़श्ता रोज जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई थी उसके हवाले से जो रिमार्क्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के बाद, आज बिलावल भुट्टो साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो ये कह रहे हैं कि विफाक जो है वो कराची पर कब्जा करना चाहता है, इनकी नीयत ही खराब है, हम तो इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। किस तरह एड्रेस करेंगे आप? काश मारिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बजाय इसके कि वो हुकूमत की किसी बात का जवाब देते, वो सुप्रीम कोर्ट की जो बैक टू बैक ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं आ रही हैं, और जिस तरीके से कराची रजिस्ट्री में हमने देखा कि चीफ जस्टिस उनके बाकी साथी ब्रदर जजेस जाके कराची के बारे में जो बातें कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक के बारे में बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कराची कायदा का शहर जो है ना वो लुट गया, लेके कोई उसका ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, और बिल्कुल सिंध हुकूमत जो है ना वो जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है उसको कहना चाहिए कि तबाही के दहाने पे खड़ी है। और ये कि जी हुक्मरान इंजॉय कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, मामलात कैसे ठीक होंगे। अटार्नी जनरल जवाब देते हैं, बल्कि यह चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना ऐसा करें कि सिंध को वफाक के सुपुर्द कर दें, तो उन्होंने अटार्नी जनरल ने कहा कि जी बहुत सारे ऑप्शंस पे गौर हो रहा है, फौरी तौर पे हम बता नहीं सकते कि क्या कुछ हो रहा है। असल बात यह है कि ये तो आप सियासी तौर पे एक दूसरे के बारे में बयान रोज़ देते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी देते हैं, पीपल्स पार्टी पे MLN की भी देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से कराची ख़ास तौर पे आप देख लें 65% सूबे का रेवेन्यू कराची देता है, अपना पूरे मुल्क का देता है, और 95% जो है ना वो अपने सूबे के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। उस शहर का क्या हाल हो रहा है? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो रही है। एक दफ़ा फिर ताजर बरादरी ने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया है, वो रो रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि जी आके ये शहर जो है ना वो दे दिया जाए फ़ौज के हवाले 10 साल के लिए। इसकी क्या वजह है? बिलावल भुट्टो साहब को सोचना चाहिए कि 12 बरस हो गए उनको हुक्मरानी करते हुए, कराची की कोई चीज़ ठीक नहीं है। चंद साल पहले तक मुझे याद है कि इस मसले पे बहरहाल हमने देखा कि ये बिजली का मसला इतना सीरियस नहीं था, कि इलेक्ट्रिक जिस तरीके से तबाही फेर रही है। अब हम अंदाज़ा करें कि 2 सालों में सिर्फ 2 सालों में 50 लोग करंट लगने से जो है ना वो दुनिया से जा चुके हैं। अब जाहिर है इस पर भी नोटिस लिया गया, चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि जी जो CEO उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। अब मसला ये है बड़ा सीधा सा कि आप जिस तरीके से हम देख रहे हैं वफाक के साथ PTI के साथ आपकी लड़ाई है, पीपल्स पार्टी की है, सियासी इख्तलाफात हैं, दूसरी पार्टियों को भी है। क्या वजह है कि हुकूमत में रहते हुए PMLN की बात और है, वहाँ तो आप हुक्मरानी कर रहे हैं ना, क्या वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं हो रहा, कोई सिस्टम ठीक नहीं हो रहा वहाँ पे? जिस तरीके से करप्ट प्रैक्टिस हैं, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने जिस तरीके से 80-90% जो है ना वो पैसे खा के लोगों को इजाज़त दे दी अपनी तामीरात करें, नाजायज़ तरीके से तामीरात करें। टिम्बर माफिया वहाँ पे है, ड्रग माफिया वहाँ पे है, कोई चीज़ ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो ज़ाहिर है वफाक इस पर नोटिस तो लेगा, और ठीक है वफाक की अपनी गलती भी हैं, अपनी मुश्किलात भी हैं, अपने भी अहलियत के हवाले से भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी को बात यह है कि ये प्रोवोकेशन क्यों है? आपने देखा वो रोज़ाना ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सख्त तरीन लहजा इख्तियार करते हैं इमरान खान साहब का। चलें करें जी, आपका हक है पूरा, वो भी उनके लोग भी यही कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाई आप सिंध को चला क्यों नहीं रहे? ये सूबा आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है? कोई चीज़ ठीक होने का नाम नहीं ले रही। मतलब बाकी पूरा सिंध तो छोड़ दें, रूरल सिंध तो छोड़ दें, वहाँ से जो इतलात आ रही हैं कि कोई चीज़ ठीक नहीं है। जो बड़े 2 शहर हैं, से हैदराबाद देख लें, सक्कर देख लें, कराची, और सबसे अहम मारिया कराची। कराची का आलम ये हो गया है कि लोग नाउमीदी की तरफ जा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता नालों पे तजावज़ात हैं। आप देख लें कि NDMA को उन्होंने हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप टेक ओवर करें, आप जाके नाले साफ करें, मैं 3 महीने के बाद रिपोर्ट बताएंगे। नेशनल डिजास्टर का इदारा आज इसका क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल नो कॉन्फिडेंस कर दिया है सिंध हुकूमत के उनके तमाम अदारों पे, और ये उनके खिलाफ एक्विजिशन जिस तरह की आ रही हैं, जिस तरह की ऑब्जर्वेशन सिंध गवर्नमेंट के ऐसे अपना चीफ जस्टिस साहब और उनके बाकी साथियों की आ रही है, ये लम्हा फिक्री है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासत ज़रूर करें, लेकिन कम अज़ कम जो सूबा उनके कंट्रोल में है उसको बेहतर करने की तो कोशिश करें। अच्छा तशाम साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि कराची के लिए कुछ आईनी ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं, और कहा भी ये भी डायरेक्ट कहा गया है कि अगर मामला ठीक नहीं है तो हम जो विफाक से आकर कहते हैं कि ये मामला आकर ठीक करे। अब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है
पिछले 1 साल पहले की बात है, फ़रूक नसीम साहब ने जब बात की थी कि हम टेक ओवर करते हैं कराची को आर्टिकल 149 के तहत, तो एक बहुत बड़ा तनाज़ा शुरू हो गया था। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है ताकि इक्तिसादी ज़िंदगी जो कराची के लोग गुजार रहे हैं, ख़राब सूरत हाल है, वो ठीक हो सके? मारिया देखें, ये तो आईनी ऑप्शन तो है गवर्नर राज लगाना, जहाँ पे आप देखते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशन है और जिस तरीके से वो कल उन्होंने गुफ्तगू किया वहाँ पे कराची डिस्ट्रिक्ट में चीफ जस्टिस साहब ने, वो तो बड़ा एक बगैर लगे लिपटे बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि जी टोटल ब्रेक डाउन है हर चीज़ का। कराची का कोई वारिस नहीं है, ये लावारिस कर दिया गया शहर, जो दुनिया का 10वां बड़ा खूबसूरत और सबसे अच्छा अर्निंग करने वाला शहर था। शहर क्या था, पूरे मुल्क को जो खिलाता था, आज भी 65% मैं फिर कह रहा हूँ मरकज को और 95% सूबे को खिला रहे हैं। भाई क्या वजह है कि आप उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है? आज भी मुझे माजरत के साथ एक साहब बता रहे थे, बड़े करीबी आदमी, कि जी 1 अरब रुपया हर महीने जरदारी साहब को पहुँचता है। अब ये एक्विजिशन तो हो सकती है, इल्ज़ामात भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखें जिस तरीके से आप उनका सिलसिला देख लें, जो इल्ज़ामात की बारिश है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, कोई चीज़ नहीं है जी। कहते हैं वो नवाशी साहब के बारे में कहते हैं जी वो खाते भी हैं और लगाते भी हैं, इनके बारे में जी वो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है ना। अब क्या वजह है? चले जी, अब करप्शन की बात तो हम ये कहते हैं, कायम अली शाह होने के चीफ मिनिस्टर कहते हैं छोड़ें जी इनकी बातें मत करें आप, ये तो करप्शन तो इस मुल्क में वे ऑफ लाइफ बन गया। लेकिन सवाल है कि भी गवर्नेंस तो होनी चाहिए ना, एक सूबा चलता हो तो आना चाहिए ना। क्या वजह है कि जी आज सूरत हाल इतनी बारिशों की वजह से, आप सूरत हाल अब बारिशें 3, 4, 5 सालों से बारिशें हो रही हैं, कोई निकासी का सिस्टम नहीं किया गया, कोई चीज़ नहीं है। सर 20 साल बाद अब जाके नाले साफ किए जा रहे हैं, सिचुएशन अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन बात है ना, आपने देखा कि जब ये आटे का बुरान पैदा हुआ था, आप देख लें कि जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में गंदम की बोरियां खुले आसमान के नीचे पड़ी बारिशों की वजह से वो ज़ाया हो गई, कीड़े पड़ गए उनको। इतनी बेतनाई, इतनी लाताल्लुकी मेरे ख्याल में मैंने किसी जगह नहीं देखी। मतलब आपको पता है यहाँ पे भी हुआ, सखर में भी हुआ, कि और जगहों पे भी हुआ। भाई ऐसा क्यों है? क्यों आप इस तरह का मुजाहरा कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि कहीं ना कहीं तो सीरियस सर आपको लगता है कि वफाक और सिंध अब क्या किसी एक पेज पर आकर मिल बैठेगा और मामलात को ठीक कर सकेगा? देखिए बातचीत की तो जहाँ तक जिसका ताल्लुक है वो तो मेरा ख्याल है बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि जी जहाँ पे ज़रूरी तौर पे हो जाता है मिलना, क्योंकि आप देखें एक वर्किंग रिलेशनशिप तो कायम करना होता है ना। मरकज़ और उसके फेडरेटिंग यूनिट्स जो है उनके दरमियान अगर तनाव है किसी बात पे, आप बैठ के मसले मसाइल तो हल करने की ज़रूरत है। सर वो तो सब बज़ाहिरन कहते हैं कि हम तैयार हैं, आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी काम तैयार है, लेकिन किसी पॉइंट पर इकट्ठे नजर नहीं आ रहे। इसके लिए वो मारिया जिसको कहते हैं ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। वो क्या होता है कि आप नीयत भी ठीक होनी चाहिए। नीयत भी ठीक है, फिर आप हालात बनाने की कोशिश करते हैं। आप कम से कम तुंदो तेज एक दूसरे पे हमले रोक देते हैं, आप जातियात की सियासत को कम कर देते हैं। आज आप देख लें जिस तरीके से माजद के साथ पीटीआई के सारे लोग यही कर रहे हैं, अली आदिल शेख साहब हों, अपना जैदी साहब हों, उसके बाद बाकी इनके लोग हों, वो सारे हों जो वहाँ पे बैठे हैं सिंध वाले। इसी तरह उधर देख लें, वहाँ पे सईद गनी साहब भी यही कर रहे हैं, पटेल साहब भी यही कर रहे हैं और वहाब साहब भी यही कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। तो सवाल ये है कि जी इस मसले को हल करने के लिए कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, बैठ के बात करें, वो तो है ही नहीं है। मसला मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं, मफादात की सियासत है। कराची एक अरसे से हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ाती मफादात को कौमी मफादात और फिर सूबे के मफादात पे तरजीह दी गई है। वरना ये हो सकता है हमारी कि 12 साल एक सूबे में आप काम करें, 10 साल में मैंने पहले भी आपको मरतबा कहा है कि 50 अरब रुपया, ये प्लानिंग कमीशन का एक फिगर है, 50 अरब रुपया दिया गया लाड़काना शहर के लिए 10 सालों में। आप देख लें पानी का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, कोई हेल्थ का निज़ाम, बेसिक हेल्थ यूनिट, कोई तालीम, कुछ भी नहीं। अब ये जो सवाल है ना, चले नवाशी साहब के बारे में तो ये इल्ज़ाम है जी आधा खाते हैं आधा लगाते हैं, यहाँ तो लगाने वाली बात ही नहीं है। मतलब आपको नज़र आना चाहिए ना कुछ होता हुआ। चलें बाकी छोड़ें, आप कचरा आप देख लें, 1 साल हो गया कचरा नहीं उठाया जा रहा। क्यों नहीं उठाया जा रहा? एक दूसरे पे इल्ज़ामात हो रही है। और कल जिस तरीके से वायदी मेयर जो है वसीम अख्तर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा जाएं हमारी जान छोड़ें। मतलब इतनी दफ़ा वो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने ढीले का काम नहीं किया। वो आके कहते हैं जी मेरे पास फंड नहीं। भाई फंड नहीं तो आप चले जाएं, छोड़ देना। आप क्यों तारीफ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं? कल एक प्रोग्राम सुन रही थी, उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं जो बहरिया टाउन के जो पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है वो सिंध हुकूमत की मिल्कियत है, वो दे दे हम काम कर लेते हैं। देखिए अब आगे बात आपने छेड़ दी है तो आप देख लें ना, अब वो जो तकरीबन 400 साढ़े 400 अरब रुपया वो दे रहे हैं हर महीने उनको दे रहे हैं,
और वो पैसा उन्होंने तो पूरा कर लिया बैरिक टाउन वालों ने। जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने उनको नवाजा था, जो जगह उन्हें पौने दामों वाली थी, किस हिसाब से उन्होंने खरीदी, जो इल्ज़ामात लगते हैं, तो वो कहने वाले तो लोग कह रहे हैं ना कि वो बहरिया टाउन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे तो फिर उनकी तो जान छूट गई ना, कि बजाय इसके कि बल्क में अरबों रुपया देते, वो थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं, प्लस सच में उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। और ये फ़ायदा जो है ना, आपने देखा, आप क्या देखती हैं कि जो लाहौर में महल बना के दिया गया है जरदारी साहब की मलक रियाज की तरफ से, जो लोग देखें, मैंने तो देखा नहीं है, वो कहते हैं जाएं तो आपको पता चले कि महल क्या होता है जरदारी साहब की बना के। आपका ख्याल है कारोबारी लोग किसी को फ़ायदा इस तरह पहुँचाते हैं? फ़ायदा लेते हैं दुगना चुगना, उसके बाद कोई फ़ायदा देते हैं। चले ये तो बातें हैं, लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ करने के बावजूद भी आप क्या वजह है कि दोनों मरकज़ में और उधर सिंध के दरमियान हम देख रहे हैं कि 2 सालों से एक शदीद तरीन तनाव की सूरत पैदा होगी। अब हालत ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं हमारे पास ऑप्शन है, कुछ भी कल हो सकता है वहाँ पे, और फिर सुप्रीम कोर्ट उनको कह रही है कि भाई वहाँ पे तर्ज हुक्मरानी ख़त्म है, वहाँ पे हुक्मरान नाम का कोई चीज़ नहीं है, हुक्मरान अय्याशी कर रहे हैं और सिंध डूब रहा है। सर और इसी पर अभी कमर जमान कारा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। कमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को अपना वक्त देने के लिए। बताइएगा, आज बिलावल भुट्टो साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स सामने आए, वो कह रहे हैं सिंध तबाही के दहाने पर है, हुकूमत नाम भी कोई चीज़ नहीं है, हुक्मरान इंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी एक इशारा दिया, कह रहे हैं कराची के लिए आईनी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पहले भी इस पर डिस्कशन स्टार्ट हुई थी तो एक तनाज़ा शुरू हो चुका था। आपको क्या लग रहा है, क्या अभी सिंध हुकूमत तैयार है विफाक के साथ काम करने के लिए, ताकि कराची के मामलात जो हैं वो किसी तरीके से अलाइन हो सके? ये है जी, 2-3 सवाल हैं आपके, हम आप हुकूमत और सूबाई, क्या इसमें सूबाई हुकूमत का कसूर है? क्या सूबाई हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के बुलाने पे बार-बार अपीलें नहीं की? क्या जो डेवलपमेंट कमेटी भेजे, ऑडियो का इशू आ रहा है कमर साहब की, इशू हो, कमर साहब की ऑडियो को रिजॉल्व कीजिएगा, ऑडियो का इशू आ रहा है। जितनी देर में इत्तेशाम साहब को जाने होंगे, इत्तेशाम साहब आप बताइएगा, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे, इल्ज़ाम लगाया जाता है बार बार सिंध हुकूमत पर भी करप्शन का, और विफाक अगर जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट है वो करप्शन के, जिस तरह आपको पता है, वो कहते हैं कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, जो एक स्टांस है उनका, तो फिर किस तरीके से आपको लग रहा है एक मेन जो ब्रिज आ जाता है करप्शन का बीच में, फिर तो हम आगे आने वाले दिनों में नहीं देख रहे कि पीटीआई या गवर्नमेंट सिंध के साथ? देखिए मारिया, माजरत के साथ जो इल्ज़ामात करप्शन के लगाए जाते हैं सिंध पे मरकज़ की तरफ से, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, तो इस वक्त PMLN की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और अदरवाइज़ भी लिखने वाले बोलने वाले भी ये सवाल तो मरकज़ के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं ना, PTI की तर्ज हुक्मरानी में तो भी उठाए जा रहे हैं ना। ये गंदम का स्कैंडल, ये चीनी का स्कैंडल, ये पावर के स्कैंडल, ये लोन के स्कैंडल जो हैं खड़े हुए हैं। और फिर जिस तरीके से कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर खुद लाहौर जाके कहते हैं पैसे दिए बगैर काम नहीं होता, मुझे अंदाज़ा है करप्शन है। और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब बुज़दार साहब की कहानियों के स्कैंडल्स हैं, वो अपनी जगह है। तो ये अब तो मेरा ख्याल है बड़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि मरकज़ ने इस इशू को खुद ही बैलेंस कर दिया है करप्शन की हद तक। ठीक है, वहाँ पे करप्शन की कहानियाँ वहाँ पे भी हैं, जिस तरीके से साइंस सरकार को कहते हैं मुराद अली शाह पे इल्ज़ामात हैं, किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, किस तरीके से सारा का सारा पैसा जो है कहते हैं कि मंथलियाँ पहुँचती हैं जरदारी साहब के अकाउंट में, ये इल्ज़ामात लगते हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जो बातें हैं, ठीक है, बहुत सारे वालों से पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र ठीक है कि जी 10 सालों में आपने देखा केस चला के भी देख लिए, 9 साल से ज़्यादा उन्होंने कैद भी काटी है, कोई चीज़ साबित नहीं हुई। वाकई जितने उन पर केसेस थे कोई साबित तो आज तक नहीं हुए, सब केसेस से वो बरी हुए हैं, या वो केसेस जब रोक दिए गए थे किसी हद तक। अब दोबारा से केसेस जो निकल के आ रहे हैं सामने, तो जाहिर है वो भुगत भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू मनी लॉन्ड्रिंग का उन पे है। फिर इसी तरह के इल्ज़ामात आप देख लें कि उन पे भी लग रहे हैं, मुराद अली शाह पे भी और उनकी बाकी कैबिनेट के लोगों पे भी लग रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, एक जुमला कायरा साहब से भी सवाल जरूर कीजिए। कायरा साहब, मैं ये कहता हूँ कि जी मैं अब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मरकज़ी हुकूमत जो है ना वो कहे कि जी वहाँ पे करप्शन हो रही है, क्योंकि करप्शन के इल्ज़ामात यहाँ पे भी लग रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। कायरा साहब, एक चीज़ का रोना जो है ना, लोग रो रहे हैं कि जी सिंध में हुक्मरानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। खैर बाकी सूबों में भी हालात ऐसे ही, लेकिन क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट, चले बाकी सुप्रीम कोर्ट तो कोई सियासी अदारा नहीं है ना, अगर वो कहें कि जी बड़ा गर्क कर दिया गया है और आप किसी और तरफ जाना चाहिए, वफाक को सोचना चाहिए, तो आपके ख्याल में कहाँ पर गलती है, कहाँ पर सिंध परफॉर्म नहीं कर पा रहा? जी
देखिए श्याम साहब, गुजारिश ये है कि मसाइल तो सारे मुल्क के बहुत हैं। 7 साल से बीआरटी का मसला रुका हुआ था, आज आके अल्लाह अल्लाह करके चला, पता नहीं कितना चलता है, उसकी सूरत हाल क्या है, बाकी सारी सूरत हाल भी है। तो जहां तक ताल्लुक सिंध का है, सिंध में कुत्ता काट दिया तो बहुत बड़ी खबर है मीडिया के लिए। कुत्ते तो पंजाब में भी काटते हैं और पंजाब में भी बावले कुत्ते काटने की वैक्सीन बड़ी कम मौजूद है, केपीके में भी कम है, लेकिन जहां मुल्क के बाकी हिस्सों में खबर नहीं होती। लोग मेल न्यूट्रिशन से, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, चैलेंज करके कि आप इस्लामाबाद में जाइए, वहां के हॉस्पिटल जो हैं, वहां के जो टिम्स है या जो बाकी अस्पताल हैं, वहां पे जो बच्चों के वार्ड हैं, उनमें देखिएगा कि इस्लामाबाद के जो तरह फ्री है, वहां की गुर्बत वाली, डिप्रेशन वाली जो आबादियां हैं, उनके बच्चों की उनकी क्या सूरत हाल है, डेथ मोर्टेलिटी रेट क्या है, जरूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। ये एक ओवरऑल है, लेकिन सिंध स्पेसिफिक इशू है। ओके, आपका हक है, आप करिए। सवाल ये है कि जरदारी साहब के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, आप अभी फरमा रहे थे। आज तक अगर किसी अदालत ने नहीं कहा, आज तक कोई अदालत प्रूव नहीं कर सकी, तो मेरा सवाल है शाम साहब, बड़े अदब से आपसे है कि आप किस बुनियाद पर ये बात कहे जा रहे हैं? और तो माजद के साथ कह रहा सर, मैं इल्जामात की बात कर रहा हूँ। माजद के साथ मैं नहीं कह रहा, इल्जामात की बात कर रहा हूँ। आपके मुंह से सुन रहा हूँ जी, मेरी गुजारिश सुनिए। मुझे एहतशामुल हक जैसे सीनियर टैंकर से ये तवक्को है कि वो जो बात कहेंगे वो या तो किसी का नाम लेके कहेंगे तो फलाने कहा, ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं, अदरवाइज मैं वो बात आपकी बात समझूंगा कि आप इस बात से कन्विंस्ड हैं, तो ये मेरा हक है। हो सकता है आप इससे एग्री ना करें। सवाल ये है कि आप इल्जाम लगाइए जी, आप पीपल्स पार्टी वैसे ही शूद्रों की जमात है, इसको गालियां दे, बुरा कहें, इसको कानून सजाएं दे, सब ठीक है। मेरी सवाल सिर्फ ये है कि अदलिया वहां तशरीफ ले गई, आला अदालतों ने वहां जाके कमेंट किए हैं, बाकी मुल्क के बारे में भी किए हैं। मेरा हमेशा ये इशू रहा कि इससे पहले बड़ा अदब से, अदलिया का बहुत एहतराम है, एक जमहूरी मुआशरे में एक आजाद अदलिया, पावरफुल अदलिया के बगैर मुआशरा जमहूरी नहीं हो सकता। तो मैं आजाद अदलिया की आजादी का कायल था, हूं और रहूंगा, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के जुडिशल एक्टिविज्म को मैं अदलिया की आजादी नहीं कहूंगा। पाकिस्तान के जूरिस्ट और दुनिया के जूरिस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बर्बादी भी फेरी है। साहब 2009 के बाद की जुडिशरी को और समझी जाती है, वो कहते हैं 2009 वाली जुडिशरी नहीं है ये सुप्रीम जुडिशरी। मुझे गुजारिश सुने जरा सर। इसी तरह साकिब निसार साहब ने जो आला फैसले किए, अच्छे भी किए होंगे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने वतीरा इख्तियार किया, क्या ये जुडिशल एक्टिविज्म के रंग में आता है? क्या ये इस तरह तो ये है कि एग्जेक्टिव अंडरमाइन हो जाएगी। मेरी गुजारिश ये है बहुत अदब से, बड़े मतलब तमाम एहतराम रखते हुए, कि जज साहिबान को अपने फैसलों से बोलना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि कहीं गलत हुआ है, कानून ब्रेक हुआ है, जजमेंट पास करें, उसमें फैसला दें। वो कमेंट दे देते हैं, उन कमेंट की कोई अदरवाइज हैसियत नहीं होती। वो कमेंट कोई किसी जगह पे काबिल सजा, काबिल ताजीज नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं किसी जमात का। कल हो सकता है जज साहब के कमेंट दुरुस्त हो सकता है बड़े अदब से, लेकिन हो सकता है वो कमेंट दुरुस्त ना हो। लेकिन जो एक जमात का, जो एक हुकूमत का आपने धर्म तख्ता कर दिया और उसकी जो पॉलिटिकल कास्ट आ गई, उसका मैं जज साहब से तो नहीं पूछ सकूंगा जी, क्योंकि वो तो बड़े आला ओहदे पे बैठे हैं। तो अदलिया को भी चाहिए कि वो अपने कमेंट्स ना दें, अपने फैसले दें, और कमेंट्स देते हुए ज़हन में रखें कि आपके कमेंट्स के ऊपर प्रोग्राम होने हैं, इदारियां लिखे जाने हैं, और इस पोलराइज्ड सोसाइटी में सोशल मीडिया कैंपेन्स होनी है, और उसके ऊपर सच्चे या झूठे, सही या गलत अलग बात, लेकिन लोगों के परसेप्शन डैमेज होंगे। क्या ये दुरुस्त तरीका कार है? जजेस को अपने फैसलों से बोलना चाहिए। जब यार कन्विंस के फलान जगह गलती हो रही है, वो अपने जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करें, फैसला दे वहां पे। ओके कायरा साहब, देखें, एक तो ऑब्जर्वेशन आई है चीफ जस्टिस साहब की, उनकी ब्रदर जजेस की, कि जी सिंध को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया गया है, सिंध में कोई हुकूमत नहीं है, हुक्मरान। मैं सर एक जुमला कहूँ, मैं एक सवाल ही ले लीजिए। अच्छा चले, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें ना, अब वो कहते हैं सिंध में हुकूमत नहीं, उसके बाद आप देख लें कि वहाँ पे कराची की कारा साहब जो बिज़नेस कम्युनिटी है, अगले दिन ही आपने देखा कि कासम तेली साहब जो है, सराज कासम तेली साहब, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि सिंध में कोई हुकूमत नहीं है, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है, लूट मार इंतहा पे है, और वो कह रहे हैं फौज 10 साल के लिए आ जाए। कारा साहब, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, सारी दुनिया इल्ज़ाम लगा रही है कि सिंध में करप्शन है। सराज कासम तेली साहब हर हुकूमत के ढोलकी होते हैं,
जो वफाक में हुकूमत आती है वो कहाँ से उनको ढोल बजाने का हुक्म मिलता है, कोई छुपा हुआ नहीं है। सवाल ये है क्या पाकिस्तान के बाकी जगहों पे सब अच्छा है? हाँ, कराची की सूरत हाल स्पेसिफिक है। अब यहाँ आ जाइए कि कराची में बारिश हुई, हालात खराब है। कराची में सड़कों की हालत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अगर कराची में वहाँ बिजली का निजाम दुरुस्त नहीं है तो क्या वो भी कसूर सूबाई हुकूमत का है? वो भी कमर जमान उसको वो भी असल सरदारी पैसे खा गए। अगर वहाँ पे सूबाई हुकूमत के पास उतने वसाइल नहीं है और सूबाई हुकूमत मरकजी हुकूमत को लिख लिख के कह रही है और वजीर आजम वहाँ जाके बाकायदा कराची पैकेज ऐलान करते हैं और एक पैसा उसका रिलीज नहीं करते, तो आप मीडिया वालों ने कभी नहीं कहा कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट के पैकेजेस पर कराची थे वो किधर गए? कराची वो शहर है जिसको बहुत बड़े फंड की जरूरत है। कभी मैंने किसी एंकर से नहीं सुना कि वजीर आजम को भी क्रिटिसाइज करे कि जनाब आप तो गए थे, चलो सिंध गवर्नमेंट तो जो सही आपके गवर्नर ने आपको कहा, आपने बड़े वादे किए कि हम सीवरेज का ये कर देंगे, नालों के लिए इतने देंगे, इतने 100 अरब रुपए का पैकेज देंगे। वेयर इज दैट पैकेज? वेयर इज द गवर्नर? चले कारा साहब, आपकी बात में वजन है। कारा साहब एक चीज का जवाब दीजिएगा। जी 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये था, 18वीं तरमीम पे बहस हम नहीं करते, गलत हुई सही हुई, क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज NFC के तहत क्या हुए। अभी एक सबसे बड़ा एक इशू था कि जी फिर ये सूबाई रिप्रेजेंटेटिव MPs के बाद ये लोकल गवर्नमेंट तक ट्रांसफ़र होगा, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चलाया जाएगा, फंड्स वहाँ पे जाएंगे, फंड नहीं गए। प्लानिंग कमीशन का एक सॉलिड फिगर है कारा साहब के पिछले 10 सालों में 50 अरब रुपया छोटा सा शहर है लाड़काना, उसको दिए गए। आप देखें लाड़काना के जहाँ उनके घर है वहाँ पे बाहर निकले तो लोग कहते हैं नाली गलियाँ देख लें, सीवरेज देख लें, हेल्थ का बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं, कुछ नहीं, तो वो लोग कहते हैं पैसा खाया गया। तो ये 50 अरब रुपया 10 साल में था, तो कारा साहब किधर गया सर? जी मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आपके साथी को दावत दे रहा हूँ, आपके कैमरा को दावत दे रहा हूँ, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लाड़काना पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से बेहतर नजर आएगा। हाँ, वहाँ मसाइल भी होंगे। अब कराची लाड़काना सिर्फ नवाब शाह बेहतर हुआ है, नवाब शाह जरदारी साहब का शहर बेहतर हुआ है। सर मेरी गुजारिश सुन, मैं लाड़काना का जिक्र कर रहा हूँ। जी जी, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ ना, आप मेरे मोहतरम है, मैं आपको दावत दे रहा हूँ। चलिए आप परसेप्शन बेस्ड बातें करें, ओके। और दूसरी बात यह है कि सिंध का कोई वजीर यहाँ बैठता तो वो आपको बता सकता था कि वहाँ क्या क्या, वो मुझे तो डिटेल का उस तरह पता नहीं है, बट मैं भी लाड़काना जाता रहता हूँ। लाड़काना का वो भी हाल नहीं है कुरून वस्ता वाला जिस तरह आप फरमा रहे हैं, और वो भी नहीं है कि हम कहें कि वो न्यूयॉर्क और दुनिया के बड़े मौजूद मुल्कों जैसा अपना शहर बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि वफाकी हुकूमत को 18वीं तरमीम नहीं रोक रही सूबों को पैसे देने में और शहरों को, बड़े शहरों को उनके मसाइल हल करते हुए सपोर्ट फराहम करने में। वहां तो MKM की लोकल गवर्नमेंट है, MKM वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, तो क्यों नहीं वफाकी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट को पैसे दे देती, वहां अपने प्रोजेक्ट के लिए सूबाई हुकूमत को पैसे दे देती, सर्कुलर रेलवे के लिए पैसे दे देती। लेकिन कायरा साहब आपने सवाल किया, आज ही कर दें। कायरा साहब, बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि हम विफाक के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन PTI या जो गवर्नमेंट है, विफाक है, वो आप पे कैसे भरोसा करे? वो तो आप लोगों पे करप्शन के इल्जामात लगाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं नहीं लगा रही, मैं विफाक की बात कर रही हूँ। ये फरमाइए कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या इल्जाम नहीं लगे? कोई कम लगे, उनके साथ काम करने को तैयार हैं। बलूचिस्तान में क्या इल्जाम नहीं लगते, उन पे कम से काम करने को तैयार हैं। यानी पाकिस्तान का एक सूबा, उससे मरकजी हुकूमत इस बुनियाद पे, नैब भी बैठी है, FIA भी बैठी है, आपके सारे इदारे भी बैठे हैं, और सिंध के अंदर वहां पटवारी भी नैब पकड़ती है, वहां तहसीलदारों तक नैब पहुंचती है, वहां बाकी सूबों में तो नहीं करती। उसके ऊपर वाचडॉग भी तगड़े हैं, उसके ऊपर बाकी इदारों की नजर भी बड़ी दाढ़ी है, लेकिन वफाकी हुकूमत डायरेक्टली काम कर दे, किसने रोका है? ये कोई तरीका कार है कि हम उनसे काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि वहां करप्शन है? तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो ऑडिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट भी तो भरोसा नहीं कर रही है ना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम जजमेंट देना है, सुप्रीम कोर्ट का काम बेसिकली ये नहीं है। तो मैंने तो अपनी गुजारिश उस पर कर दी बड़े अदब से जज साहबान से। अब आप सवाल वो करें तो अच्छा, फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में जो कुछ कहा, अब तक तो नैब को डिसबैंड हो जाना चाहिए आपके ख्याल के मुताबिक? ठीक हो जाना चाहिए, सही है, उनका तो रवैया यही था। लेकिन कायरा साहब खत्म हो जाना चाहिए ना, तो नहीं हुई ना।
आप करप्शन की आप बात कर रहे थे, आपने कहा साबित करें। माजरत के साथ कारा साहब, आप सब चीज़ें जानते हैं माशाल्लाह, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आप बताएं कि सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी जो है, जिस तरीके से 70% कहा जाता है कि नाजायज़ तामीरात कराई गई और आज तक वो पैसे लेके काम कर रहे हैं, ये तो अब कोई खबर ही नहीं रही। मतलब आप मुझे बताएं कि आधा से ज़्यादा शहर जो है वो कहते हैं वो ऐसी जगह गैर कानूनी तौर पे तामीरात हुई हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट तो चले नोटिस लेती है, आप उसका आप भले कहें कि जजमेंट दे, ऑब्जर्वेशन ना दे, लेकिन इसका भी तो कोई जवाब नहीं ना उस अदारे को जिस तरीके से ख़राब किया ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गुजारिश ये है श्याम साहब, कराची के मसाइल इन 12 सालों में या 11 सालों में तो नहीं बढ़ गए। कराची में तो फौज की हुकूमत भी रही है, कराची में तो मुस्लिम लीग की हुकूमत भी रही है, कराची में तो एमकेएम के बाकी तादी भी रहे हैं, और सब वो उन अदवार के अंदर भी ये काम होता रहा, गलत होता रहा। वहां कच्ची आबादियां बस बसती रही, उन आबादियों को रेगुलराइज करते रहे। ये काम लाहौर में भी हुआ है, ये काम पिंडी में भी हुआ है, ये काम पिशावर में भी हुआ है, ये काम बाकी सूबों में भी हुआ है। कराची क्योंकि बड़ा शहर था, पूरे मुल्क से लोग, गरीब लोग वहां जाके रोजगार कमाते थे, और उसकी बुनियाद पे पहली कच्ची बस्तियां बनती थी, फिर उनको रेगुलराइज कर लिया जाता था, और उसमें लोगों ने हाथ भी रंगे। मैं किसी का वकील नहीं हूँ, जिसने भी पीपल्स पार्टी वाला कोई है उसे भी पकड़े, बाकी जमातों वाले भी हैं, लेकिन किसी एक जमात को सारे गुनाहों का जिम्मेदार 70 साल का गुनाह उसी पर डाल देना, जबकि बाकी इदारे भी वहां मौजूद हैं। लेकिन कारा साहब, अगर मसाइल अभी हल ना हुए, मसाइल अगर हल ना हुए, तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और आर्टिकल 149 नाफिज, फिर क्या करेंगे? आईनी ऑप्शन मेरे ख्याल में, मेरी दानिश में कोई दूसरा आईनी ऑप्शन नहीं है। इस मुल्क के अंदर अदर ऑप्शन जब जब इस्तेमाल हुए हैं, मामलात कॉम्प्लिकेट हुए हैं, मामलात खराब हुए हैं, उलझे हुए हैं। अदलिया से मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल आप जरूर देखिए, अगर कहीं आईनी वायलेशन हो रही है, अपने काम सही नहीं हो रहा, अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसके ऊपर जजमेंट दीजिए। लेकिन जो काम हुकूमतों का है, इदारे आपके पास मौजूद है, अगर कोई समझते हैं कि जनाब फलां जगह करप्शन हुई है, आपके पास कोई सबूत आ गए हैं, तो जैब को दे दीजिए, FIA को दे दीजिए, इन्वेस्टिगेट कराइए। कारा साहब, कल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जी बहुत सारे कराची के बारे में मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर हो रहा है, हम फौरी तौर पे इस वक्त रिवील नहीं कर सकते, और इसी हवाले से लोग कहते हैं कि उन बहुत सारे ऑप्शन में एक आईनी ऑप्शन गवर्नर राज का भी है। आपको कोई खतरा लगता है कि इस तरह की बात होने जा रही है? कायरा साहब, ब्रेक का टाइम हुआ है, कायरा साहब ब्रेक का टाइम हुआ है, मैं ब्रेक के बाद आपसे ये कंटिन्यू करूंगी। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खैरा साहब, एक तो एहतशाम साहब के सवाल का जवाब भी दीजिएगा और ये भी बताइएगा, क्या आप लोग तैयार हैं, क्योंकि अब सिंध में आपकी हुकूमत है, फिर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आपके सामने हैं, मसाइल का हल तो निकालना है, तो किस तरह से करना है? देखिए श्याम साहब, अपना सवाल दोबारा रिपीट कर देंगे तो एक तो मैं कायरा साहब पूछ रहा था सिंध बिल्डिंग, मुझे अगर इजाजत दें श्याम साहब थोड़ी सी, मैं इसका जवाब दे दूं। प्लीज। पहली गुजारिश ये है कि सिंध गवर्नमेंट में बहुत सारी करेक्शंस की जरूरत है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। इस वक्त जो मीडिया कह रहा है, जो अदालत में बात हुई है, मेरी रिजर्वेशन अपनी जगह, ऑब्जर्वेशन अपनी जगह, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को उस पर सीरियसली गौर करने की जरूरत है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट से कोऑपरेशन में कभी कमी नहीं की। पूरा कोरोना का जो टेन्योर गुजरा, उसमें सिंध गवर्नमेंट हमेशा उनको कहती रही, पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन पार्लियामान से लेके आज तक कहती चली आई है, लेकिन वफाकी हुकूमत, उनका रवैया वजीर आजम साहब का, जो मुखालफों को तरफ देखने को तैयार नहीं है, और उनको अपने ही जोन में उनको बुरा भला जो भी कह सकते हैं वो कह चुके हैं, और वो मानते हैं कि जो वो समझते हैं वो दुरुस्त है, वो किसी अदालत के फैसले के मुंतजर नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में एक प्रॉब्लम वहां है, फेडरल गवर्नमेंट में है, सूबाई हुकूमत तो तावन करने को तैयार है, वो तो बार बार कहते हैं। और इस साल क्योंकि रेवेन्यू रिसीव्स कम हुई, तो सिंध को उनका जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था उसमें को 150 अरब रुपया कम मिला, और 150 अरब रुपया जो कम मिलेगा, जो आपका करंट एक्सपेंडिचर है वो तो नहीं रुकेगा, अल्टीमेटली आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट होगा, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट होगा तो फिर ये मसाइल तो खड़े होंगे। इसलिए सिंध को और खासतौर पर कराची के मसाइल बहुत गंभीर है, और ये बात दुरुस्त है कि वहां ओवर द ईयर्स मामला ज्यादा खराब हुए हैं, लेकिन वहां पे जितने वसाइल की जरूरत है वो फेडरल गवर्नमेंट सूबे से मिलके ही कर सकती है। अकेला सूबाई हुकूमत के बस का वो रोग नहीं है, उनके पास किसी हुकूमत, ये गवर्नमेंट हो या कोई और हो, उनके पास इतना रिसोर्स नहीं होगा
कि वो 1-2-3 सालों के अंदर उसको फौरी तौर पर जितनी तेजी से वहां जरूरत है। लेकिन जो वहां पे एक और अबतर मसला है पानी की फराहमी और निकासी है आपका, कि कराची शहर समुंदर से नीचा है, उसके जो पानी को सक करके बाहर फेंकना होता है, अगर आपका बिजली का निजाम मुअत्तल हो जाए, बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो जाए, तो फिर आपके पंप रुक जाते हैं। बाकी शहरों का, इस्लामाबाद का ये मसला नहीं है, पिंडी का मसला नेचुरल ड्रेन है, लाहौर का मसला नेचुरल ड्रेन है, वहां नेचुरल ड्रेन नहीं है, वहां आर्टिफिशियली पानी सक होकर बाहर जाना है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। सो वहां की बिजली के निजाम को, वापदा को देखने की जरूरत है, और सिंध गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को वफाकी हुकूमत के तावन से कराची बेस खास तौर पे उन पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ये बात दुरुस्त है। ये दोनों बातें बहुत वजन वाली कारय साहब आपने की हैं। एक तो आपने बगैर लफ्ज़ चबाए कह दिया कि जी सिंध गवर्नमेंट को जो डिलीवर करना है, जो करने की जरूरत है वो ज़रूर करे, और दूसरा आपकी बात में बहुत वजन है कि जो शिकायत हम भी सुनते हैं, मेरा ख्याल है लोग कह भी रहे हैं कि जो मरकज़ और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल जो रब्ता नहीं रखना चाहते, अपने ओपोनेंट्स, पॉलिटिकल ओपोनेंट से हाथ नहीं मिलाना चाहते, इस तरह तो मेरा ख्याल है मामला कभी भी नहीं चलेंगे। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक और एलिमेंट कार साहब, जो पीपल्स पार्टी के ओवरऑल हवाले से बात होती है कि जी बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर महरूमा जो थी, अब वो कहते हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ पीपल्स पार्टी इलाकाई जमात और बिल्कुल सिंध रूरल तक जो है ना वो दबके रह गई है, और जिस तरीके से 1-2 अटैम्प्ट हुई भी पंजाब में दोबारा रिवाइव करने की आप जैसे लीडरों ने कोशिश भी की, क्या वजह है कि फोकस नहीं है? कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि भाई ठीक है सिंध में हमारी हुक्मरानी रहे, 12 साल से तो हैं, यही वजह है कि आप नए इलेक्शन के भी खिलाफ हैं, PMLN चाहती है इलेक्शन हो, आपकी पार्टी नहीं चाहती नई इलेक्शन हो। तो मेरा सवाल ये है कि पार्टी की रिवाइवल अब कैसे बाकी सूबों में होगी, और फिर ये है कि जो आपका स्टांस आपकी पार्टी का नए इलेक्शन नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ ये चाहते हैं सड़कों पे आए बगैर कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के इनको इमरान खान साहब की छुट्टी करा के इलेक्शन करा दे, क्या कहें इन दोनों बातों पर? शम्स साहब, गुजारिश है कि जहां तक मेरी जमात का ताल्लुक है, यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो अदालत ने कहा ना पिछले दिनों नैब के लिए, वो नैब की तरफ तो रुख था, कहा तो कुछ और लोगों को भी है, क्योंकि वो पीछे बैठी कुव्वतें हैं जो नैब ये बाकी इदारों को इस्तेमाल करके जमातों को तोड़ते हैं, वफादारियां तब्दील कराते हैं, वो बेसिकली मुखातब तो वो थे। अगर पीपल्स पार्टी को 1977 से लेके आज तक रियासती जबर का सामना हो, ठीक है, इंसाफ की अदालतों का सामना हो, कत्ल अदालतों से हमारे हो, मुल्क की एजेंसियां हमारे खिलाफ खुल के काम कर, आप तो बड़े सीनियर साफी हैं, जनरल ज़िया के दौर में जनरल हमीद गुल वगैरह क्या करते रहे, उस दौर में एजेंसियों का क्या रोल रहा, एक जमात टारगेट रही, बाकी जमातों को मजबूत किया गया। एक मिनट बारी जरा रुकिए। दूसरा, ये मौजूदा दौर, हम फिर ये हुआ कि आपकी जब जमात टूट रही होती है और जब आपकी ताकत से आपको कमजोर किया जा रहा होता है, तो फिर बहुत सारे कंप्रोमाइजेस हो जाते हैं। एक जमात जो नजरिए के साथ खड़ी थी कि बिरादरियां, धड़े, ये सब खत्म हो और असूल और सियासत की बुनियाद पर तकसीम हो माशरे की, आपने वो तकसीम खत्म कर दी। आपने मजहब मसलक को और शामिल करके पाकिस्तान की तकसीम को और माइनस में ले गए। तो उसके नतीजे में अगर 2002 में कोई जमात फिर दोबारा इमर्ज हुई तो उसको किसको तोड़ा गया? वो जमात किसने तोड़ी? नैब ने। नैब के जरिए किसने तोड़ी? जनरल मुशर्रफ ने। जनरल मुशर्रफ कौन थे आप जानते हैं? एक मिनट जी, जरा एक मिनट ठहर जाए। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आती है, उसके बाद भी हमारे खिलाफ ही मेमो स्कैंडल आता है। किधर गया वो मेमो स्कैंडल? क्या था वो? अगर वो इतनी बड़ी गद्दारी थी तो कहां से गुम हो गया है? ये वही स्कैंडल है कारा साहब जिसमें नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के पहुंचे थे अदालत में। नहीं, वो ठीक है, वो भी गलत है, उन्होंने गलती अपनी तस्लीम कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताइए, आसिफ जरदारी साहब पे इल्जाम है कि एक कंपनी ने लोन लिया और वो लोन डिफॉल्ट करके वो लोन खा गई, और उसके पीछे जरदारी साहब के इल्जाम है। ठीक है कमर साहब, उनके ऊपर तो आखिरी बात, हमारी आखिरी बात, तो वहां पे जरदारी साहब को तो आपने नेट के जरिए अदालती उनके चार्जशीट लगा दी। एक और सदर पे भी इल्जाम था आइन तोड़ने का, लोगों का कत्लेआम करने का और इदारों को बदनाम करने का। उस सदर के ऊपर भी कुछ इस तरह का मेहरबानी करेंगे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनको भी चार्जशीट कर ले, उनका भी कोई हिसाब हो जाए। कभी ऐसा कर पाएंगे? कोई जवाब आप दे पाएंगे मुझे? ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान खैरा साहब, आपने प्रोग्राम को अपना वक्त दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद इसी मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। एहतशाम साहब जितनी देर में फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करते हैं, अब आप बताइएगा, जिस तरह से अभी कमर ज़मान कायरा साहब ने पूरी गुफ्तगू की है, वो ये कह रहे हैं कि करप्शन के सिर्फ महज इल्ज़ामात हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो कोर्ट्स जो है वो प्रूव करें। रिमार्क्स देना हुकूमत का काम नहीं है या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, उनका काम है जजमेंट देना। आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? देखिए, मैं तो उनकी उस बात को जो 2 दफ़ा उन्होंने दोहराई है और उस पर कायम रहे हैं, मैं तो उस तरफ जाऊंगा जिसमें वो कहते हैं कि जी क्या ख़राबी या करप्शन या मिस गवर्नेंस जो है ना वो सिर्फ सिंध में ही है, बाकी सूबों में नहीं है। तो इन सो मेनी वर्ड्स वो ये कहना चाह रहे हैं। जब ये बात आप कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जी ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ तो बाकी भी तो कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिम्मेदारी से जान छुड़ा सकते हैं। आप सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं, आप 12 बरस वहाँ से बैठे हुए हैं, लिहाजा ये कह के कि जी बाकी जगहों पे भी करप्शन है, क्या दूध शहद की नहरें बह रही हैं बाकी जगहों पे, डेवलपमेंट बजट डेवलपमेंट फंड वहाँ नहीं खाए जा रहे, अदारों में करप्शन नहीं है, किसी हद तक बात सही भी होगी। लेकिन जो बड़ा इल्ज़ाम लगता है सिंध के ऊपर कि जी कराची बड़ा शहर है, वहाँ पे इकनॉमिक हब है हमारा, जिस तरीके से हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्नर हमारा वो शहर है, जिस तरीके से उसको डुबोने के लिए लगता है कि पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है और सिंध हुकूमत अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि मतलब एक छोटी सी बात से जान छूट ना पाए, क्या कचरा है या क्या आप जिस तरीके से कि इलेक्ट्रिक काम कर रही है वहाँ पे ऑपरेट जिस तरीके से कर रही है, फिर उसके बाद सिंध बिल्डिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कंट्रोल अथॉरिटी है, वो है, बल्दियाती अदारे हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा। कोई चीज़ ठीक नहीं है। सिंध रूरल का तो छोड़ ही देना, असल बात आके रुक गई है कराची की। देखें, पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात पीटीआई के इस वक्त चल रहे हैं, वो देख लें, दूसरी बड़ी पीटीआई वहाँ पे आप देख लें जिस तरीके से राउट हुआ है सिंध का बाकी जगहों से, और ख़ास तौर पे कराची से लियारी जैसी सीट बिलावल भुट्टो साहब हार गए हैं। तो ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे बता रही है कि भाई एक ज़माने में एमक्यूएम का क्लाउड था, एमक्यूएम को मारा जिस तरीके से इस इलेक्शन में पीटीआई जीत के आई बड़े वाज़ेह तौर पे, वो तो 6-7 सीटों पे आकर रह गए। सिंध हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि अंडर लेवल पर एमक्यूएम काम कर रही है, पर हम किस तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं? देखिए, पहले तो हमने हमेशा देखा कि 12 साल में जब भी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान ज़रा सा भी कोई मसला पेश आता था तो चीज़ें तय कर ली जाती थी, और ये तय जो होती सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी तय होती थी। पैसा दिया जाता था, डेवलपमेंट बिल्डर के नाम पे वो जो मौसूफ बैठे हुए लंदन में उनको पैसा पहुंचाया जाता था, और इसी तरह से इनके मामलात बेहतर हो जाते थे। अब देखें ना, ओपनली वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के लोग कि जी ठीक है, हमें ये जब सियासत करनी होती है मफामत की तो हमें बहुत कुछ उन्हें देना पड़ता है। तो सिंध ने, पीपल्स पार्टी ने की हुकूमत ने तो ये वतीरा बना लिया है कि जी अपने ओपोनेंट्स को, अपने अलाइज को, उनके दरमियान फ़र्क यही कि अपने अलाइज जो हमारे पॉलिटिकल अलाइज, उनको सियासी तौर पे फ़ायदा उठाया जाए, मॉनिटरली उनको फ़ायदा उठाया जाए, पैसे की टर्म में बजट डेवलपमेंट बजट की फ़ंड में पैसा दिया जाए, तो वो हमेशा से करते रहे। अब सवाल ये है कि जी क्या वजह है कि सिंध हुकूमत, अब कायरा साहब नाराज़ हो रहे थे कि जी क्यों स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आ रही हैं चीफ जस्टिस की तरफ से कराची। तो कराची के मुतल्लिक जब भी वो जाते हैं चीफ जस्टिस साहब बाकी साथियों के साथ वहाँ पे कराची डिस्ट्रिक्ट में जाके बैठते हैं, वहाँ पे जो बुरा हाल है, वहाँ पे लोग बिलबिल हैं, चाहे पानी का मसला है, चाहे बिजली का मसला है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। दोबारा से आप